तो दोस्तों, पिछले कई सालों से भारत के जितने भी पड़ोसी देश और जिनके साथ भारत के रिलेशन अच्छे रहे, फिर चाहे वो भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश हो या फिर नेपाल और मालदीव ही क्यों ना हो, इन सभी देशों को चीन अपने घेरे में लेने की कोशिश लगातार करता रहता है। इन्हें अपने कंट्रोल में लेकर इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाह रहा है, जिसका सबसे बड़ा नमूना हम लोगों ने कुछ महीने पहले देखा, जिसमें मालदीव को चीन ने अपने कंट्रोल में करने की भरपूर कोशिश की। हालांकि काफी हद तक चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कई कारनामे कर चुका था, लेकिन जब हाल ही में चीन ने मालदीव को धोखा दिया तो उसके बाद मुइज्जू अपना बोरिया बिस्तर लेकर भारत के पास आ रहा है। लेकिन इतना सब कुछ देखने पर भी नेपाल की आंखें नहीं खुली और इसी महीने जब नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने तो वे चीन की ओर तेजी के साथ झुकते नजर आ रहे हैं और भारत से दूरियां बनाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन शायद नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर भारत के विरोध में इतने ज्यादा अंधे हैं कि वे ये बात भी सोचना भूल गए कि भारत से पंगा लेकर चीन के साथ हाथ मिलाना उन पर किस तरह से भारी पड़ सकता है। जबकि देखा जाए तो आज से कुछ साल पहले ही नेपाल भी एक बार चीन के जाल में फंस चुका था, जिसमें नेपाल के हाथों से पोखरा एयरपोर्ट जाने वाला था। लेकिन चीन को लगा कि भारत के रहते इस एयरपोर्ट पर वह कभी कब्जा नहीं कर सकता और उसके कंस्ट्रक्शन का काम बीच में ही छोड़कर चला गया। इसके बाद भारत के अडानी ग्रुप ने उसके डेवलपमेंट को पूरा करने और संचालित करने का जिम्मा उठा लिया, जिससे नेपाल दोबारा से ऊपर उठ रहा है। लेकिन ऊपर उठते उठते नेपाल के पंखों में दोबारा कुछ ज्यादा ही जान आ गई। और चलिए अब बात करते हैं आखिर नेपाल ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कौन सा फैसला लिया। तो दोस्तों, नेपाल में इस बार सत्ता का उलटफेर हुआ, जिसमें केपी शर्मा ओली नए प्राइम मिनिस्टर बने और इनका झुकाव चीन की ओर ज्यादा है। इसलिए जब हाल ही में चीन में साउथ एशिया देश की मीटिंग करवाई गई तो उसमें नेपाल के साथ साथ भारत के अन्य पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे अन्य देशों को इसमें न्योता दिया गया और ये लोग इसमें शामिल हुए, जबकि भारत को इसमें न्योता नहीं दिया गया और भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। आपको बता दें, सबसे पहले इस तरीके की मीटिंग चीन के द्वारा साल 2018 में कंडक्ट की गई थी और इस बार वाली जो साउथ एशिया की मीटिंग हुई, ये 5वीं बार चीन ने कंडक्ट कराई, जिसमें 23 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक यानी कि लगभग 5 दिनों तक इन देशों ने अपने स्ट्रेटेजिकल फैसले को एक दूसरे से साझा किया और इसमें भारत के खिलाफ खिचड़ी पकाई। इस तरीके की मीटिंग करने की साल 2018 में जब शुरुआत हुई तो इसका यही मकसद था कि भारत के इन पड़ोसी देशों के साथ चीन अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर को बढ़ा सके और ऐसे इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि इन सारे देशों को चीन के साथ आपस में कनेक्ट करता रहे, जिससे इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से चीन अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन देशों में बढ़ाना चाहता है, ताकि भारत का जो इन पड़ोसी देशों में वर्चस्व है पूरी तरह से खत्म हो और इन सभी छोटे छोटे देशों को चीन अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके। और चीन ने इसके बाद श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के तहत लोन बांटना शुरू किया और इसी की चपेट में श्रीलंका और नेपाल सबसे पहले आए और श्रीलंका इनका लोन नहीं चुका पाया तो उसके बाद श्रीलंका को ये बात समझ आ गई कि चीन ने उसको अपनी जाल में पूरी तरीके से फंसा लिया। लेकिन जब ये बात समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसके बाद श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा बंदरगाह 99 सालों के लिए लीज पर देना पड़ा। हालांकि श्रीलंका इन सब के बाद तो सुधर गया, लेकिन नेपाल एक बार चीन से धोखा पाने के बावजूद भी दोबारा भारत से दुश्मनी लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और इस बार जैसे ही चीन के साथ नेपाल की मीटिंग शुरू हुई, उसी दिन कुछ घंटे बाद एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने भारत की चिंता को बढ़ा दिया। नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर से भारत और नेपाल के बॉर्डर इशू, जिसमें लिपुलेख, काला पानी, लंपिया धूरा मुद्दे को गर्म करना शुरू कर दिया और भारत के इस बॉर्डर के मामले में उन्होंने कोई छोटी मोटी जगह नहीं बल्कि खुद पार्लियामेंट के सामने इस मुद्दे को पेश कर दिया और नेपाल ने कह दिया कि ये जो तीनों जगह हैं ये भारत की नहीं बल्कि नेपाल की है। यानी कि देखा जाए तो चीन का साथ मिलते ही उनके द्वारा भारत पर सीधी उंगली उठाई जा रही है। यानी कि अब भारत की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा ये तो आगे पता चलेगा। इस पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।